वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। और अब इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास अराउंड फिजिक्स। दिस इज थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो थर्मोडायनामिक्स में अभी तक हम आर्टिकल नंबर 11.5 तक देख चुके हैं और अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 11.6 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, सपोज एन अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू सप्लाइड टू अ सब्सटेंस चेंजेस द टेम्परेचर फ्रॉम कैपिटल टी टू टी प्लस डेल्टा टी। तो हमने एक सब्सटेंस को टी क्यू हीट सप्लाई करी, डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करी और उस डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करने से उसका टेम्परेचर कितना हो गया, पहले टी था और उसके बाद डेल्टा टी टाइम्स राइज हो गया। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। एस हो जाएगा, एस का सिंबल है कैपिटल एस और ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा की। मतलब इतना चेंज इन टेम्परेचर करने के लिए कितना हमें हीट देनी पड़ेगी, हो जाएगी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, उसकी हीट कैपेसिटी हो जाएगी। वी एक्सपेक्ट डेल्टा क्यू एंड therefore हीट कैपेसिटी टू बी प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो हम जो हीट कैपेसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मास के। मतलब देखो जितना ज़्यादा मास होगा किसी सब्सटेंस का, तो उसका अगर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है उतनी ज़्यादा उसे हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, जिसका मास ज़्यादा है उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। फर्दर इट कुड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आपको टेम्परेचर राइज करना है उतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, a different amount of heat may be needed for a unit rise in temperature at different temperature। और इसमें 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर है। मतलब जब आप 10 से 11 डिग्री करते हो राइज तब अलग हीट देनी पड़ेगी, 30 से 31 डिग्री करते हो तब अलग हीट देनी पड़ेगी। ये पॉइंट है इसमें। टू डिफाइन द कॉन्स्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स अमाउंट वी डिवाइड एस बाय द मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस मतलब जो कितनी हीट एक मटेरियल को देनी पड़ रही है, उस सब्सटेंस को, पर्टिकुलर सब्सटेंस को कितनी हीट देनी पड़ रही है, तो हम क्या कर देते हैं, मास से डिवाइड कर देते हैं। जो हीट ऑब्टेन हुई ना, क्योंकि अलग अलग मास पे अलग अलग देनी पड़ेगी, तो हम यूनिट मास का निकालेंगे कि उस सब्सटेंस के यूनिट मास को कितनी हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री राइज करने के लिए। अब हो जाएगा, जब एक यूनिट मास की बात करते हैं ना, 1 kg की बात करते हैं, तब उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब स्पेसिफिक लिखा होगा मतलब समझ आना, यूनिट मास की बात की है और अब मटेरियल की बात हो रही है। 1 किलो कॉपर का उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, इसको स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलते हैं, स्मॉल ऐसे डिनोट कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, और ये नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी याद रखना, यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन है। आगे बढ़ते हैं फिर। इफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल्स वी कैन डिफाइन हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। और अगर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो मास की जगह मोल्स में है, म्यू, तो क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस को, 1 मोल का ही अगर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी उस सब्सटेंस को। ओके, उसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लाइक एस, स्मॉल एस, सी, कैपिटल सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट। हमने क्या किया, उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर दिया था। ठीक है, 1 मोल का निकाल रहे हैं ना, ठीक है, तो जितने भी मोल्स होंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल का निकल जाएगा। कैपिटल सी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, हिज टेम्परेचर एंड द कंडीशन अंडर विच हीट इज सप्लाइड। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए कैपिटल सी की वैल्यू अलग अलग होगी। मतलब 1 मोल कॉपर के लिए अलग होगी, अलग हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री राइज करने के लिए। 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए अलग देनी पड़ेगी। ठीक है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस टेम्परेचर की बात करें, अभी बता रहा 30 डिग्री से 31 करना है या 50 से 51 करना है। ओके, एंड
कंडीशंस भी और भी कंडीशन इसमें होगी। द यूनिट ऑफ कैपिटल सी इज जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, इसकी यूनिट है। एज वी सेल सी लेटर in connection with specific capacity of gases, additional condition may be needed to define capital Z और S। तो आगे देखेंगे और भी कंडीशन होती है, constant वॉल्यूम है, constant प्रेशर है, ठीक है। The idea in defining capital C is that simple prediction can be made in regard to its molar specific capacity, ठीक है। तो कुछ prediction हम कर पाएंगे, उसको देखते हैं। To table 11.1 list measures specific and molar heat capacities of solids at atmospheric pressure and ordinary room temperature। तो कुछ सॉलिड की हीट कैपेसिटी दे रखी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर में, ये रही वो लिस्ट। ओके, एल्यूमिनियम की देखो कितनी 900 जूल पर केजी पर केल्विन, कार्बन की 506.5, कॉपर की 386.4, ओके। और इनकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप देखोगे, एल्यूमिनियम की 20.4.4, कॉपर की 24.5, लेड की 26.5, सिल्वर की 25.5, टंगस्टन की 24.9। एक पैटर्न दिखाई दिया। कार्बन को छोड़ के, ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल देखो, ठीक है। तो इन सब की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इस पॉइंट को भी देखते हैं। yes, so we will see in chapter 12 that prediction of specific heats of gases generally agree with experiment। जो उनकी जो prediction है specific gases के, और वो उनके experiment से भी agree करते हैं। chapter 12 में देखेंगे इस चीज़ को। We shall use the same law of equipartition of energy that we will use there to predict molar specific capacity। chapter 2 में equipartition of energy पढ़ेंगे, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, कंसिडर अ सॉलिड ऑफ कैपिटल एन एटम्स ईच वाइब्रेटिंग अबाउट सेम मीन पोजीशन, ठीक है। तो हम एक सॉलिड है, उसमें एन एटम है और हर एक एटम अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। एन ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन इज एवरेज एनर्जी ऑफ 2 × 1/2 kT, ठीक है। तो एक ऑसिलेटर जो वन डायमेंशन में, इन वन डायमेंशन में उसकी जो एवरेज एनर्जी होती है कितनी हो जाती है, kBT। इसमें जो k है ना, वो उसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। 12 चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। T टेम्परेचर है, ओके। इन 3 डायमेंशन द एवरेज एनर्जी इज 3 kT फॉर अ मोल ऑफ अ सॉलिड। टोटल एनर्जी इज, तो एक 1 मोल के लिए कितनी टोटल एनर्जी हो जाएगी, 3 kT इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। दिस इज सॉरी नॉट नंबर ऑफ मोल, दिस इज एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो इतनी एनर्जी हो जाएगी। और एन और के, एन टाइम्स के क्या होता है, आर होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर कैपिटल डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इक्विवेलेंट टू डेल्टा यू। कांस्टेंट प्रेशर में देखो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर में, ठीक है, जो डेल्टा क्यू है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर में डेल्टा क्यू इक्विवेलेंट हो जाएगा डेल्टा यू के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, सिंस फॉर अ सॉलिड डेल्टा वी इज नेग्लिजिबल, है ना। चेंज इन वॉल्यूम, देखना इस बात को समझना, है ना। जो चेंज इन वॉल्यूम, सॉलिड का क्या वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। वॉल्यूम चेंज सॉलिड का हमें फिक्स वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल चेंज वॉल्यूम का। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता सॉलिड का, ठीक है, तो क्या होगा, ये क्वांटिटी तो ज़ीरो होगी, ओके। इसलिए डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर है कांस्टेंट प्रेशर पे, ओके। देयरफॉर सी क्या आ जाएगा, कैपिटल सी, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी इसकी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर है। और डेल्टा यू हमने देखा भी कितना 3RT आ रहा था, तो 3RT डिवाइडेड बाय 3RT का डिफ्रेंशिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 3R आ जाएगा, ओके। नाउ दिस विल, तो 3R है ना, तो सारे जो सॉलिड्स हैं उनकी मेटल्स है, ठीक है, उनकी जो
स्पेसिफिक हीट मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी 3R आ रही है और R की वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग, तो उसको पुट करेंगे 24 के करीब ही आएगी. As table 11.1 shows, the experimentally measured values we generally agree with predicted value of 3R at ordinary temperature. Carbon is an exception. The average agreement is known to break down at low temperature. ठीक है, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर में लगभग सारे सॉलिड की वैल्यू 3R ही आती है. कार्बन इसमें वैल्यू जो आई थी वो एक्सेप्शन है. ओके, और लो टेम्परेचर में एग्री नहीं करेगा फिजिक्स. अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की. The old unit of heat was calorie. 1 calorie was earlier defined to be the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 gram of water by 1 degree Celsius. तो 1 ग्राम वाटर को टेम्परेचर 1 डिग्री अगर रेस करना है तो जितनी हीट देनी पड़ेगी ना वो हो जाएगी 1 कैलोरी. ओके, with more precise measurement it was found that the specific heat of water वेरी स्लाइटली विद टेम्परेचर. ठीक है, और जब हमने मेजरमेंट करे प्रिसाइज मेजरमेंट में पता चला तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है टेम्परेचर के साथ वेरी करता है. कहने का मतलब है अलग अलग टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज करना है टेम्परेचर को. ठीक है, तो हमें अलग अलग हीट आ रही है. ऐसा नहीं कि 14 डिग्री से 15 डिग्री करना है तो सेम हीट देनी पड़ रही है, नहीं, अलग अलग हीट है. और ओके, और ये चीज़ उसको भी बता रही है. ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट अलग अलग टेम्परेचर में देखो, तो 40 पे कितना है 1 कैलोरी पर ग्राम से नीचे. ठीक है, तो ये लगभग 20 डिग्री में 1 कैलोरी है. 20 डिग्री के आसपास वो एग्जैक्टली जब होता है ना 14.5 से 15.5 डिग्री होता है. ओके, तो वहाँ पर आएगा ये रिजल्ट. और अब ये कर रही देखो हाई टेम्परेचर में क्या हो रहा है, तब 1 डिग्री रेस करना है तो ज़्यादा देनी पड़ रही है ना. 80 में कितनी है, लग 1.004 के करीब. तो यही बता रहा है ग्राफ. हाँ, इसके बाद इस वेरिएशन को बता दिया. आगे बढ़ते हैं. For a precise definition of calorie, it was therefore necessary to specify the unit temperature interval. The 1 calorie is defined to be the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. ठीक है, तो ये डिफाइन किया 14.5 से 15.5 डिग्री. इस टेम्परेचर में 1 डिग्री बढ़ाने कितना 1 ग्राम वाटर को कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी. वो 1 कैलोरी हो जाएगी. सॉरी, since heat is just a form of energy, it is preferred to use unit joule, and SI unit the specific capacity of water is 4186 joule per kg per Kelvin. ठीक है, तो SI यूनिट में जूल में कितना होता है, इतना होता है 4186 जूल पर कैलोरी पर केल्विन. जूल पर ग्राम पर केल्विन में कितना हो जाएगा 4.186. The so-called mechanical equivalent of heat defined as the amount of work needed to produce 1 calorie of heat is in fact just a conversion factor between two different units of energy, calorie to joule. ठीक है, तो जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का, जिसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, कितना अमाउंट वर्क करना पड़ेगा 1 कैलोरी ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, वो कैलोरी और जूल को कनेक्ट करने के लिए ही है. ठीक है, सिंस इन SI यूनिट वी यूज द यूनिट जूल फॉर हीट वर्क और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, द टर्म मैकेनिकल इक्विवेलेंट इज नाउ सुपरफ्लक्स एंड नीड नॉट बी यूज. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जूल को यूज़ करते हैं हीट वर्क और किसी और को फॉर्म के लिए, तो इसको अब सुपरफ्लक्स को यूज की ज़रूरत नहीं है मैकेनिकल इक्विवेलेंट के लिए. ओके, as already remarked, the specific heat capacity depends on the process or the condition under which heat capacity transfer heat takes place. For gases, for example, we can define two specific capacity: specific heat capacity at constant volume and specific capacity at constant pressure. ठीक है, तो दो ही स्पेसिफिक कैपेसिटी डिफाइन करते हैं गैसेस के लिए. नाम से समझ में आ रहा है, एक जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा और एक कांस्टेंट प्रेशर पे होगा. CV और CP बोलते हैं इनको. इनमें रिलेशन क्या है, देखो आइडियल गैस के लिए CP माइनस, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ध्यान रखना, CP माइनस CV R हो जाता है.
Here Cp and Cv are molar specific heat capacity of an ideal gas at constant pressure and volume respectively. R is the universal gas constant. ठीक है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये बताया मैंने। इसको रिलेशन को प्रूव कर देते हैं। 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से ये आ जाएगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एब्जॉर्ब हुई है तो क्या होगा, डेल्टा व्यू ज़ीरो हो जाएगा। डेल्टा व्यू ज़ीरो हो गया तो डेल्टा क्यू किसके बराबर, डेल्टा यू के बराबर। और सी वी क्या है ना, हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट। 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल के का टेम्परेचर 1 यूनिट डिग्री से रेज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो इतनी हीट देनी पड़ेगी। और ये तो डेल्टा यू के बराबर है, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, इसमें वी लिखा है मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और देखो जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है ना, क्या किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, नहीं करती है, इसलिए उसको सब को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो ये बात यहाँ लिखिए। अब Cp को देखते हैं, Cp क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर से फर्स्ट इक्वेशंस को डेल्टा यू बाई डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब देखो इसको रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा यू वी बाई, फिर से ड्रॉप कर सकते हैं, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता ये। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, एक और चीज़, पी वी किसके बराबर होता है, आर टी के बराबर। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो अगर इसको देखें हम, इट गिव्स पी डेल डी वी बाई डी टी, है ना। इसी रिलेशन से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, टी को नीचे भेज देंगे। ठीक है, तो दिस विल बी पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल टू आर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इसको एक और थोड़ा ठीक से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ये तो क्या आ गया था, देखो ना, ये तो क्या आ गया था, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी तो क्या था, सी वी था। देखो ये सी पी है, ये सी वी नहीं था, सी वी, ये सी पी था। और इस वाले को देखो, पी डेल्टा वी डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी रिलेशन से टी को नीचे भेज देंगे तो इसको आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से वो रिलेशन ऑब्टेन होगी। ठीक है, इसके बाद थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।